दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, नए साल में ये मेरा दूसरा वीडियो है और ये मुझे ज़रूर बताइएगा आपको पहला वीडियो आपको कितना पसंद आया या आपको नहीं पसंद आया, उसमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आज हम विषय पर बात करेंगे आगामी आम चुनाव के बारे में। आगामी आम चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 22 तारीख को यूपी के अयोध्या में राम लला की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की जानी है। इसके लिए पूरी बीजेपी और उनके समर्थक दल, हिंदूवादी राष्ट्र संगठन सब एकजुट होकर प्रचार प्रसार और उसके कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरी शक्ति लगाकर जुटे हुए हैं। खास तौर से भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट के सारे मंत्री इसी काम में लगे हैं कि देश और विदेश में अयोध्या के राम मंदिर पे इतना भव्य आयोजन हो कि सारी दुनिया की आंखें खुली रह जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस कार्यक्रम को एक सरकारी इवेंट के रूप में पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। वो महीने 2 महीने में एक बार जाकर अयोध्या में जाकर अपनी पूरी तसल्ली कर लेते हैं कि कार्यक्रम और जो कार्य है आयोजन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। लेकिन दोस्तों, ये कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ियों ने अपने ओलंपिक मेडल्स प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर सौंप दिए। ये बड़ा अफसोस की बात है कि महिला खिलाड़ियों ने अपनी जान जोखिम लगाकर अपनी पूरी ताकत झोंक कर विश्व में अपने भारत का नाम रोशन किया। उन महिलाओं ने अपने पदक और मेडल सरकार के आवास के सामने, प्रधानमंत्री आवास के सामने फुटपाथ पर रख दिए। फुटपाथ पर मेडल रखने वालों में साक्षी मलिक के साथ साथ उनके आंदोलन में साथ देने वाले बजरंग पूनिया, जो कि ओलंपिक मेडल विनर हैं, उन्होंने भी अपना मेडल सड़क पर रखकर भारी मन से वहां से विदा ली। इसी कड़ी में एशियन गेम्स में मेडल लेने वाले विनेश फोगाट महिला खिलाड़ी ने भी अपना जो मेडल, विनेश फोगाट ने अपना अर्जुन पुरस्कार और एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल भी प्रधानमंत्री आवास पे जाकर उनके कार्यालय के सामने जमीन पर रख दिया, फुटपाथ पर रख दिया। लोगों को इस दृश्य को देखकर सबका मन भर आया कि इस पुरस्कार के लिए, इस पदक के लिए, इस सम्मान के लिए खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की होगी। आज वो इस हालात में आ गए हैं कि वो अपने सम्मान और इज्जत को उन्होंने फुटपाथ पे रख दिया। लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। किसी सरकारी मंत्री या प्रधानमंत्री मोदी ने इन खिलाड़ियों का दर्द जानने से इनकार कर दिया। इनकार करने की तो बात छोड़िए, उन्होंने इस बात पर गौर भी नहीं किया कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, हमारे देश की जो बहनें और बेटियां हैं, इतने सम्मान को, देश का नाम रोशन करने के लिए इतना सब कुछ किया। आज वो फुटपाथ पर राष्ट्रीय सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय पदक जमीन पर रखने पर क्यों उतारू हो गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा मणिपुर में पिछले 7 महीने से महिलाओं का शोषण, आगजनी और हिंसा हो रही है। लेकिन वहाँ डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वहाँ पर 7 महीने से इन वारदातों पे कोई भी रोक नहीं लग पा रही है। उसका जिम्मेदार कौन है ये सभी जानते हैं, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह इस पर काबू पाने के लिए बिल्कुल भी उतारू नहीं दिख रहे हैं, किसी प्रकार का प्रयास करते नहीं दिख रहे हैं। इस मामले को लेकर भी लोगों में बड़ी रोष है। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो वैसे तो हमेशा ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ उनके ही प्रदेश में, उनके ही राज्य में बेटियों के साथ में जो दुराचार हो रहा है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, वहां पर प्रधानमंत्री ने चुनाव के आगे सब चीजें सब तरफ से अपनी आंखें फेर ली हैं। जो महिला खिलाड़ी के जीतने पर प्रधानमंत्री अपने आवास पर उनको डिनर या चाय पे बुलाकर और सम्मान से कहते थे कि ये हमारी बेटियां हैं, और बेटियों के शोषण पर प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि जिस पर आरोप लगा है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, 6 बार का सांसद है, उसको वो नाराज कैसे कर सकते हैं। और 3-4 महीने बाद ही देश में आम चुनाव होने वाले हैं, और उसी आम चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के जरिए जो धार्मिकता का आंदोलन चलाने जा रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश में सरकार क्या, पार्टी क्या, और सामूहिक उनके जो समर्थक दल हैं वो पूरी तरीके से मिशन के रूप में इस काम में जुट गए हैं कि पूरे देश को राममय कर दिया जाए। राममय किया जाना बहुत अच्छी बात है, मंदिर का बनना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा आप जो मंदिर की आड़ में जो कुटिल नीतियां चलते हैं उस पर लोगों को काफी बहुत ज्यादा उनका विरोध है कि इस राजनीति को वो मंदिर की राजनीति से देश के विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं। बुरी तरीके से उनका जो हर नीति है उसके अनुसार वो अपने देश की सारी जांच एजेंसियों को उन्होंने विपक्ष के ऊपर छोड़ रखा है। यहाँ तक कि जो इंडिया गठबंधन बना है, विपक्षी 28 पार्टियों का जो विपक्षी गठबंधन बना है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा लोगों के बीच में कोसने का काम करते हैं। उनके नेताओं के बारे में जो गलत बयानी करते हैं वो खुद भी करते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए अपने पार्टी के जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, आईटी सेल है, उसके जरिए वो किसी ना किसी की इज्जत का तार तार करने से नहीं चूकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्मादित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर वो पूरे देश में घूम घूम कर यही प्रचार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन देश का दुश्मन है। देश के जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर विपक्षी नेता भी अभी एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के तहत ये सब जो मुख्य कारण है, देश के जो हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, सामाजिक हालात हैं, और जो समाज में विघटनकारी नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों के आपस में लड़ाने की नीतियां तैयार हो रही हैं, देश के जो विकास को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, सारी सरकार का ध्यान केवल मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम कराने में लगा है, और वर्तमान में तो केवल मंदिर ही मुद्दा है। वो इस सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी का तो एक ही मुद्दा रह गया है कि किसी तरीके से तीसरी बार हमें भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार देश में लानी है, और प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री का पद संभालें। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ये मान चुके हैं कि देश से विपक्ष बिल्कुल शून्य हो चुका है, उनकी नीतियों के आगे, उनकी सरकारी जांच एजेंसियों के आगे विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस और आरजेडी यानी लालू प्रसाद का परिवार पूरी तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के घेरे और चपेटे में है। लेकिन बावजूद इसके
इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एकजुट है, और सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले आम चुनाव तक ये इंडिया गठबंधन ऐसे ही एकजुट रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की जो नीतियों का वो पुरजोर विरोध करते हुए उनकी खामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, चुनाव होने में केवल 3-4 महीने रह गए हैं और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से चाक चौबंद होकर दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा और मोदी सरकार के मंत्री और साथ ही उनके जो समर्थक दल हैं, उनका एक ही काम होता है, एक ही टारगेट होता है कि किसी तरीके से कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को टारगेट किया जाए। उनको सबसे ज़्यादा फिक्र और चिंता राहुल गांधी से मिलती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को सीधी टक्कर देने के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भाजपा के नेता ही ये सब इतना ज़्यादा उनको टारगेट किए रहते हैं कि ताकि राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी हो जाए। ये उनकी चिंताएं बता रही हैं। आने वाले जो चुनाव में राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं जिससे भाजपा घबराई हुई है, तिलमिलाई हुई है, और हर समय जो उनका आईटी सेल है, भाजपा का आईटी सेल और उनके प्रवक्ता डायरेक्ट हिट राहुल गांधी की निजी जिंदगी पर, उनकी मां पर, उनकी बहन पर सीधे अटैक करते हैं। उनका ये सोचना है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को हम टारगेट करते रहें, वो आने वाले चुनावी उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो सके और उनकी जो धारदार भाषण है उन पे किसी तरीके से रोक लगाने का प्रयास करते रहें। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पिछले 2 साल में राहुल गांधी की जो छवि में सुधार आया है, समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है, उसको देखकर लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार, पूरी एनडीए सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा राहुल गांधी से नजर आ रहा है। राहुल गांधी जहां जाते हैं उन लोगों की भीड़ देखकर भाजपा के नेताओं का खून सूख जाता है। ऐसा लगता है कि उनकी हाथ से सत्ता धीरे धीरे सरकती जा रही है और राहुल गांधी जनप्रिय नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं। ऐसा लोगों के बीच में जाकर राहुल गांधी की जो छवि बनती जा रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में खुद भाजपा के नेता राहुल गांधी को मुकाबले में खड़ा पा रहे हैं। इसका साफ संदेश जा रहा है कि देश में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के भय से पूरी भाजपा घबरा रही है और हर समय उनके दिमाग में ये साजिशें चलती रहती हैं कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी मुद्दे में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को शिकंजे में फंसाया जाए। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, अब इनके साथ साथ तो अब चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से भाजपा को जिताने में लगा रहता है। ये ऐसा कई बार देखा गया है, लेकिन चुनाव आयोग के बारे में ना तो सरकार सुनने को तैयार है और ना ही देश का सुप्रीम कोर्ट भी इस दलील को मानने के लिए तैयार नहीं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन अब की बार ये तय कर लिया है इंडिया गठबंधन ने भी कि इस बार हम ईवीएम को भी अपने मुद्दों में जोड़ेंगे ताकि आने वाले समय में फिर से एक बार ईवीएम का खेल ना हो जाए। इस बात को लेकर राजनीतिक नेता और पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। अब यह साफ हो गया है कि ये चुनाव, आगामी 2024 का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी सभाओं में कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यानी विपक्ष का बिल्कुल शून्य हो जाना, और लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर अब की बार चुनाव में बदलाव या सत्ता में बदलाव नहीं आता है तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। दोस्तों, आज का वीडियो
में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर संदेश दीजिएगा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।